नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस अंक में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हिंदी दिवस पर विशेष है। आज हिंदी दिवस है, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हिंदी दिवस में आज हम हिंदी के स्वरूप को लेकर के बात करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से हिंदी जो है वो हमारे देश की जो है संघ की राजभाषा बनी है। तो दोस्तों, कोई भी भाषा जो होती है वो जैसे जैसे उसके विषय में भिन्नता आ जाती है, उसकी प्रयुक्तियों में भिन्नता आ जाती है, उसके तरह तरह के भिन्न भिन्न रूप अलग अलग वो देखने को मिलते हैं, वो अस्तित्व में आते हैं। जैसे हिंदी पहले बोलचाल की भाषा थी, केवल बोलचाल की भाषा थी, तो उसका एक रूप था वो बोलचाल की हिंदी जिसको कहा जाता था। किंतु जब इसका साहित्य में प्रयोग होने लगा तो इसका जो रूप एक विकसित हुआ वो साहित्यिक हिंदी के नाम से जाना जाने लगा। फिर इसी तरह से जब पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में इसका प्रयोग होने लगा तो इसे जो है पत्रकारिता की हिंदी कही गई, एक नया रूप विकसित हुआ। फिर उसी तरह से खेल कूदों में हिंदी का प्रयोग जब होने लगा तो एक दूसरा रूप विकसित हुआ खेल कूद की हिंदी का। फिर इसी तरह से बाज़ारों में हिंदी के प्रयोग के कारण जो है एक नई तरह की हिंदी सामने आई, जिसको हम बाज़ार की हिंदी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से जब देश स्वाधीन हुआ, आज़ाद हुआ, तो राजभाषा बनाया गया हिंदी को। तो राजभाषा हिंदी का स्वरूप विकसित हुआ और अभी भी उसका विकास निरंतर हो रहा है। तो राजभाषा कहते हैं उसे जो राजकाज की भाषा हो, यानी जिसमें जो है सरकारें काम अपना करती हों, या फिर जो है और दूसरे जो वर्ग हैं, जहाँ कार्यालय वगैरह किसी भी तरह के गैर सरकारी भी कार्यालय जैसे स्कूल वगैरह भी हो गए, तो वहाँ जो हिंदी प्रयुक्त होती है काम के लिए, उसको कार्यालयी हिंदी या फिर हम जो है राजभाषा हिंदी कहते हैं। तो जब देश स्वाधीन हुआ था तो आयोग का गठन किया गया था, राजभाषा आयोग, जिसका काम था कि देश के लिए जो है राजभाषा को निर्धारित किया जाए कि कौन सी भाषा देश की जो है वो राजभाषा होगी। क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज़ों की भाषा जो थी वो अंग्रेज़ी थी। तो देश में इस तरह की भावना थी अधिकतर लोगों की कि ये विदेशी भाषा जो है हमारे देश की राजभाषा नहीं होगी। तो इसको लेकर के ही पूरा जो है आंदोलन भी चले थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो राजभाषा जो है देश की क्या हो, इसको लेकर के सब लोगों में ये उत्सुकता रही। जब राजभाषा आयोग का गठन हुआ, संविधान सभा के गठन के बाद जब राजभाषा आयोग गठित हुआ, तो उसका काम था जो है सिफारिश देना कि कौन सी राजभाषा होगी। तो उस राजभाषा आयोग ने हिंदी की सिफारिश की कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया जाए। लेकिन इसके राजभाषा के रूप में इसका निर्धारण होने में संविधान में जगह मिली उसको, लेकिन उसके लिए काफ़ी बहस हुई, बहुत ज़ोरदार गर्मागर्म बहसें हुई थी इसको राजभाषा बनाने को लेकर के। बहुत बड़ा अंश जो है वो जो संविधान सभा में जो बहस हुई थी, संविधान सभा के सदस्यों में अधिकांश जो थे वो हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में थे। तो वहीं जो है उसको कुछ लोग जो है वो कहते थे हिंदुस्तानी, क्योंकि गांधी जी स्वयं जो है हिंदुस्तानी, यानी हिंदुस्तानी जो है हिंदी का वो रूप है जिसमें अरबी फ़ारसी के शब्दों की जो कि साधारण जनता में प्रचलित हैं, सामान्य जनता में वो जो शब्द प्रचलित है उनका भी उसमें इस्तेमाल होगा, वो प्रयुक्त होंगे। तो उसको हिंदुस्तानी को बनाने की बात कही थी गांधी जी ने कि इसको राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण किया जाए पूरे राष्ट्र के द्वारा। और इसके प्रतिनिधि के रूप में भारतेंदु जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वो हिंदुस्तानी भाषा के रूप में हम देखते हैं। लेकिन चूँकि गांधी जी की मृत्यु 1948 में हो गई थी और उधर पाकिस्तान का निर्माण हो चुका था और पाकिस्तान ने अपने देश की राष्ट्रभाषा जो है उर्दू को उन्होंने घोषित कर दिया था। तो यहाँ जो हिंदी के कट्टर समर्थक थे वे अब किसी भी हाल में हिंदी को
देश की, हमारे देश की राजभाषा बनाने के पर तुल गए थे। तो इसको लेकर के काफ़ी जो है बहस गर्मागर्म चलती रही। तो उस बहस में जो है देखा संविधान सभा में, चूँकि जो संविधान निर्माण का जो ड्राफ्ट कमेटी जो था, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो उन्होंने देखा कि संविधान सभा में जो है हिंदी का पक्ष लेने वाले जो हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक है, बहुत ही अधिक है, लगभग 90% लोग जो है हिंदी के पक्ष में हैं। तो ये बहस चल रही है, किंतु इसका अंतिम परिणाम जो होगा वो अगर मतदान के आधार पर ही होना है तो अंततः हिंदी बनेगी ही। तो उन्होंने क्या किया, जब बहस चल रही थी उसी समय इसको उन्होंने प्रस्तावित कर दिया कि हाँ, ये हिंदी ही जो है वो राजभाषा के रूप में उन्होंने संविधान का जो ड्राफ्ट था उसमें लिखना शुरू किया। और जब वो रिकमेंडेशन आया तो संघ की राजभाषा हिंदी हो गई संविधान में। जब संविधान को लिखकर पूरा किया गया, यानी ये 14 सितंबर, यानी आज का जो दिन है 14 सितंबर 1949 को संविधान का पूरा जो है मसौदा पूरा तैयार हो गया। तो इसीलिए इस 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो उन्होंने जमा कर दिया और उसके बाद से जो है संविधान के अनुच्छेद 343 जो है 343 में कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी। तो यहाँ से ये हिंदी जो है हमारी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और इसका निरंतर विकास होने लगा। तो हिंदी जब राजभाषा हो गई तो अब ये जो राजभाषा हिंदी है, ये हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों से, यानी अन्य जो प्रयोग होते हैं अन्य क्षेत्रों में, उनसे कई अर्थों में भिन्नता रखती है। यानी राजभाषा हिंदी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो हिंदी के अन्य रूपों में नहीं मिलती हैं। उसको वो अन्य रूपों से राजभाषा हिंदी भिन्न हो जाती है थोड़ी। तो आइए हम उन विशेषताओं की थोड़ी चर्चा कर लें। तो पहली जो विशेषता है राजभाषा हिंदी की वो यही है कि साहित्य जो है, साहित्यिक हिंदी में हम क्या देखते हैं कि साहित्यिक हिंदी में जो अर्थ हैं, अर्थ को बताने के लिए कई अर्थ शक्तियाँ जो है, शब्द शक्ति जिनको कहा जाता है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तीनों का प्रयोग होता है। किंतु साहित्य में अभिधा को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, कम से कम हो अभिधात्मक जो शब्द शक्ति है उसी का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर लक्षणा और व्यंजना पर ध्यान दिया जाता है। किंतु राजभाषा हिंदी जो है इस मामले में भिन्न है। राजभाषा हिंदी में अभिधात्मकता जो है वो प्रमुख है, क्योंकि वहाँ जो है वो जैसे व्यंजना शक्ति या लक्षणा शक्ति में क्या है, कई पाठक होंगे तो वो अलग अलग तरह से अपना अर्थ निकाल सकते हैं। किंतु राजभाषा हिंदी चूँकि काम राजकीय कार्य की भाषा होगी, कामकाज की, तो उसमें जो है संदेह न हो, कन्फ्यूज़न न हो, इस कारण से अभिधात्मकता को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो ये देखने को मिलता है। वही दूसरा रूप जो है कि दूसरी विशेषता है राजभाषा हिंदी की कि यहाँ जो है एकार्थकता जो है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी शब्दों का एक अर्थ। तो साहित्य में क्या है कि जो अलंकार वगैरह प्रयोग होते हैं, जैसे श्लेष अलंकार हो गया या फिर आपका यमक अलंकार हो गया, तो वहाँ एक शब्द जो है कई तरह के अर्थ देते हैं। लेकिन राजभाषा हिंदी में ये नहीं चलेगा, वहाँ एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए, इसलिए वहाँ इस तरह के अलंकारिक प्रयोगों की इजाज़त नहीं है राजभाषा हिंदी में। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो तीसरी विशेषता में पारिभाषिक जो शब्दावलियाँ हैं, पारिभाषिक शब्दावलियों की प्रचुरता देखने को मिलती है। बहुत सारी पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, मतलब कह सकते हैं हम हज़ारों में इसकी संख्या है। कई हज़ार पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं जो केवल राजभाषा हिंदी की ही हैं, वो हिंदी के अन्य क्षेत्रों की वो पारिभाषिक शब्दावली नहीं है। और जब अगर दूसरी जो है हिंदी की दूसरी प्रयुक्तियों में जब प्रयोग होता है उसका, तो इसी अर्थ में, जिस अर्थ में राजभाषा हिंदी में प्रयोग होता है उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री को मंत्रालय कहते हैं, तो ये जहाँ भी मंत्रालय का प्रयोग होगा इसी अर्थ में प्रयोग होगा, लेकिन ये वास्तव में राजभाषा हिंदी का शब्द है मंत्रालय।
तो ये तीसरी विशेषता हो गई। इसके बाद चौथी विशेषता की बात करें तो चौथी विशेषता के अंतर्गत जो है हम देखते हैं कि राजभाषा हिंदी में जो अन्य साहित्यिक हिंदी है या फिर दूसरा जो रूप है उसमें उससे भिन्नता आ जाती है उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग को लेकर। तो सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि साहित्य में संस्कृत शब्द के साथ संस्कृत उपसर्ग लगता है, अरबी फारसी के शब्दों के साथ अरबी फारसी के उपसर्गों का प्रयोग होता है। ये सामान्य चीज़ है, ऐसा नहीं कि संस्कृत शब्द के साथ अरबी फारसी के हम उपसर्ग लगाएं, उसका प्रयोग करें, ये गलत माना जाता है। किंतु राजभाषा हिंदी में जो है इसका कोई विशेष बंधन नहीं है, यानी संस्कृत शब्द के साथ अरबी फारसी के उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ सकते हैं और वही अरबी फारसी के शब्दों के साथ संस्कृत के जो हैं वो उपसर्ग प्रत्यय जुड़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे ये आपका है जिलाधीश, जिलाधीश शब्द हुआ, या फिर उपजिला। तो जिला चूँकि वो संस्कृत का शब्द नहीं है, लेकिन उसमें जो धीश जो है प्रत्यय लगा है वो संस्कृत का है। फिर उपजिला कहा जा रहा है, तो यहाँ उप जो है लगा है संस्कृत का उपसर्ग। फिर वहाँ जो है रजिस्ट्रीकृत में अ लगा दिया, अरजिस्ट्रीकृत यानी अनरजिस्टर्ड जिसको कहते हैं। तो रजिस्टर क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन उसके उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो हिंदी के मतलब संस्कृत के हो जा रहे हैं। तो इस तरह से कोई बंधन नहीं है राजभाषा हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोगों को लेकर के, यानी संस्कृत और अरबी फारसी के जो शब्द हैं उसके साथ जो है एक दूसरे के उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब पांचवी विशेषता की यदि हम बात करें तो संसार की जो सारी भाषाएं हम देखते हैं, जितनी सारी भाषाएं हैं संसार में, उन सभी भाषाओं में शैलियाँ यानी शब्द के अर्थ में, अर्थ की दृष्टि से जो है सभी में शैलियाँ जो है एक ही शैली का प्रयोग होता है। लेकिन हिंदी की चूँकि हिंदी की जो है कई शैलियाँ हैं, तो इन कई शैलियों के आधार पर जो है हिंदी की जो है कई प्रयुक्तियाँ हो जाती हैं। उन कई तरह की शैलियों का प्रयोग राजभाषा हिंदी में भी देखने को मिलता है। जैसे एक शब्द हो गया आपका ऑफिस। ऑफिस जो है अंग्रेज़ी का शब्द है, कार्यालय के लिए ऑफिस जो है उसका प्रयोग किया जाता है, किंतु हिंदी में इसके लिए मतलब राजभाषा हिंदी में इसके लिए कई है, कार्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है, दफ्तर शब्द का भी प्रयोग होता है। उसी तरह से अब कोर्ट जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में कोर्ट, तो अंग्रेज़ी में न्यायालय के लिए कोर्ट का प्रयोग होता है, किंतु राजभाषा हिंदी में इसको न्यायालय भी कह सकते हैं, इसको जो है हम कचहरी भी कह सकते हैं या फिर अदालत भी कह सकते हैं। इन तीनों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी तरह से और भी जो है एफिडेविट करवाते हैं हम लोग, एफिडेविट। तो एफिडेविट जो है एक शब्द है, वो अंग्रेज़ी भाषा में एक ही शब्द है उसके लिए, लेकिन राजभाषा हिंदी में इसके लिए हम करते हैं शपथ पत्र का प्रयोग करते हैं, और या फिर जो है हम कह सकते हैं इसको हलफनामा, यानी हमने हलफनामा दिया। तो कई सारे रूप जो हैं शैलियाँ देखने को मिलती है राजभाषा हिंदी में, जो संसार की और जो दूसरी राजभाषाएं हैं उनमें ये देखने को नहीं मिलता है। तो इस जो कई शैलियाँ हैं इसका प्रयोग शब्द के रूप में भी और वाक्य के रूप में भी होता है, यानी वाक्य में भी जब प्रयुक्त होते हैं ये शब्द तो इसके कई सारे अर्थ देखने को मिलते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक वाक्य यदि हम कहें कि आज कई अधिकारी न्यायालय नहीं आए, आज कई अधिकारी न्यायालय नहीं आए, इसको दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है आज कई अफसर जो है, ऑफिसर को हिंदी में अफसर कहते हैं, आज कई अफसर कोर्ट नहीं आए। तो यहाँ जो है न्यायालय के बदले अफसर कोर्ट आया और अधिकारी के बदले ऑफिसर आया, तो ये प्रयुक्त हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं आज कई अफसर अदालत नहीं आए, इस रूप में भी प्रयोग हो सकता है। यानी एक साथ जो है अंग्रेज़ी के शब्द का भी और हिंदी के या फिर अरबी फारसी के शब्द का प्रयोग हो सकता है एक ही वाक्य में। तो ये एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता जो है जो राजभाषा को अन्य हिंदी की अन्य प्रयुक्तियों से भिन्न करती है वो ये है कि राजभाषा हिंदी में जो है कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी के अन्य जो माने हिंदी जो के अन्य रूप हैं, अन्य रूप में जो जिस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे राजभाषा हिंदी में उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते, भिन्न अर्थ में। जैसे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का सामान्य जो अर्थ है जो हिंदी के अन्य रूपों में प्रयुक्त होता है, यानी कोई भ्रष्ट आचरण, किसी भी तरह का भ्रष्ट आचरण है
किंतु राजभाषा हिंदी में भ्रष्टाचार का अर्थ होता है कि किसी पद पर विराजमान, किसी पद पर आसीन कोई अधिकारी हो गया या फिर कोई नेता हो गए, तो उनके द्वारा जो है आर्थिक रूप से किया गया या फिर अपने लाभ, अनुचित लाभ, अपने पद का अनुचित लाभ जब वो लेते हैं तो उसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि राजभाषा हिंदी में जो सामान्य हिंदी है, हिंदी की अन्य प्रयुक्तियाँ, उसमें जिस शब्द का जो अर्थ है राजभाषा हिंदी में उस रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा अगली जो विशेषता है राजभाषा हिंदी की कि इसमें जो है कई सारे जो है संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग होता है। संक्षिप्त शब्द यानी शॉर्ट फॉर्म जो है वो प्रयोग किए जाते हैं जो सामान्य हिंदी में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जैसे आपका जो है दैनिक भत्ता यानी डेली अलावेंस जिसको कहते हैं, तो दैनिक भत्ता को यदि वो लिखना हो तो वो संक्षिप्त में लिखेंगे दै.भ। तो इस तरह से दैनिक भत्ता हो गया। इसी तरह से आपका जो है अगर अर्जित छुट्टी जिसको अंग्रेजी में अर्नड लीव कहते हैं, अर्नड लीव, तो अर्नड लीव को वो दैनिक भत्ते को लिखेंगे दै.भ. इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या है, संक्षिप्त रूप भी प्रचलित है राजभाषा हिंदी में। इसके अलावा अगली विशेषता जो कहती है राजभाषा की कि राजभाषा में कर्मवाच्य यानी जिसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस अंग्रेजी में, तो कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है राजभाषा को, इसकी प्रधानता होती है। यानी यहाँ जो है ये कर्ता निरपेक्ष होता है, यानी जो है अधिकारी वगैरह जो हैं जो सूचनाएं वगैरह निकालते हैं तो उनका जो रूप होता है, वाक्य रचना होती है, वो कर्मवाच्य में होती है, कर्तृवाच्य में नहीं होती है। जैसे आपने देखी होगी सूचनाएं नोटिस से, तो उसमें लिखा जाता है सभी को सूचित किया जाता है कि, सभी को सूचित किया जाता है कि, तो कौन सूचित कर रहा है ये इसमें नहीं प्रयोग होता है वाक्य में। ऐसा नहीं कहा जाता है कि मैं सभी को सूचित करता हूँ, ठीक है। तो इस रूप में जो है ये पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता है, यानी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है राजभाषा हिंदी में। तो राजभाषा हिंदी की ये कुछ विशेषताएं हुई जिसको हमने देखा। तो आपको फिर से हिंदी दिवस की विशेष बधाई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।